नमस्कार साथियों, देखिए इस सेशन में हम वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व का भूगोल से रिलेटेड जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। आइए पहला प्रश्न इस सेशन का वर्ल्ड जियोग्राफी का क्या कह रहा है। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, कभी कभी बच्चे आपको इंग्लिश का नाम याद होता है, हिंदी का नहीं, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन किया था, कभी कभी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए। जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष, कभी कभी पूछा जाएगा कि किस वर्ष में, इन विच ईयर, कौन से वर्ष में, तो आपको बताना चाहूँगा 1894 1894 से 1896 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड पूर्व में एक विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों का रूप ले लिया, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, देखो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका, तो ये आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, निहारिका। ब्रह्मांड हमारा जो है मित्र, वो असंख्य आकाश गंगाओं का मतलब गैलेक्सीज का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक आकाश गंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं न्यूबुला से होता है। किससे होता है? न्यूबुला से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैसों के बादलों से हुई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो कह सकते हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ये क्या है मित्र? निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ये क्या है? आपको मैंने बताया कि जो आकाश गंगा है, जिसमें 100 बिलियन तारे लगभग हैं, जिनका निर्माण जो होता है हीलियम और हाइड्रोजन से, H2O और हीलियम की संगठक क्रियाएं जो होती हैं, वही उसी को क्या कहते हैं? न्यूबुला। न्यूबुला का मतलब ही होता है निहारिका। तो यानी ये आकाश अगर देखा जाए तो यानी सौर प्रणाली से अलग है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, आपको पता है कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कभी कभी पूछा जाता है, तो कुल संख्या कितनी है? आप बच्चों को पता है 8 है। क्यों? क्योंकि वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर रख दिया। उसी में सौर प्रणाली का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसी बृहस्पति का इसमें द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो बताना चाहूँगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। कौन सा भाग है मित्र? 1000वां भाग है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भेजा था। आपसे पूछा जाए तो बता लेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा निहित है, यानी उसी में है। तो आपको दिख रहा है नाभिकीय संलयन।
न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत तारों में 1 से लेकर के 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जो तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। इसके आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होते रहते हैं, जो इसकी ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? किस ग्रह पर जल चक्र, वाटर साइकिल की बात कर रहा है। तो आपको पता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता 7% जलीय भाग के कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। समझ में आया? आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है और कितने परसेंट जो है स्थल है, तो 70% भाग लगभग जलों से घिरा है। इसीलिए ऊपर से देखने के बाद हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा मित्र, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उसे अक्षीय घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष पर घूमना घूर्णन, वही उस अक्षीय घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट कुछ सेकंड लगता है। लगभग हम मान लेते हैं कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यानी ये भी ऑप्शन सही और ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? किसके बारे में कह रहा है? पृथ्वी के क्रोड के बारे में बात हो रही है। तो देखिए मित्र, पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। बिल्कुल ये सही है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतया जो है निकेल एवं लोहे से बना है। निफे परत के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी परत के नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा होगा, निफे परत के नाम से इसी को जाना जाता है। यानी ए और बी इसमें भी क्या है? दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अब यहाँ पर ज्वालामुखी सामान्यतः पर्वत जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर, कितना भाग? लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस तटीय श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त, फायर गार्डल ऑफ द पैसिफिक तथा अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह पेटी अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मुख्यतः एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक विस्तृत है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसकी बात हो रही है मित्र? रिक्टर स्केल। तो भूकंप के परिमाण
भूकंप के परिमाण का मतलब होता है तीव्रता। आपको कभी कभी जो है देखेंगे क्वेश्चन में तीव्रता की बात करेंगे, तो तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस पैमाने का आविष्कार प्रसिद्ध भूकंपवेत्ता, नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है तो नोट कर लीजिए, चार्ल्स एफ रिक्टर। किसने किया? चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। इसका मानक 0 to 9 यानी 0 से 9 तक होता है तथा प्रत्येक आगे की संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से 10 गुना अधिक परिणाम को दर्शाती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा सी। कभी कभी पूछा जाता है कि भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या कहलाता है, तो पॉइंट चाहे तो नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? फोकस कहलाता है। कई मर्तबे ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। भूकंप के परिणाम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो आप देख रहे हो रिक्टर स्केल, यही को क्या लिख दिया जाता है बच्चे? तो आप सोचते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, सीस्मोग्राफ, तो इसके नाम से भी आप लिख के चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? इसमें से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं उनके बारे में आपको देखना है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर। बताना चाहूँगा आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल, किस सेल को? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। कौन सी सेलों को? लिख लीजिए, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, मैग्नाइट, बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी ब्रेसिया इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये लावा निर्मित चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 सही है, यानी केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11वें पर। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां, अब कौन से क्षेत्र को आप मरुस्थल कहते हो या मरुस्थल के नाम से आप परिभाषित करते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो। क्या हो? 25 सेंटीमीटर से कम हो, मरुस्थल डेजर्ट क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर तथा वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियों वाले वृक्ष जैसे नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है। तो देखिए, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झीलों में से एक है, जो विश्व में स्वच्छ मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। विश्व के कुल स्वच्छ जल का 21% भाग इसी झील में पाया जाता है। यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका, मिनेसोटा और कनाडा ओंटारियो की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ये आप जानते चलिए, यानी ऑप्शन डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। टर्की के उत्तर में है, किसके उत्तर में? टर्की के उत्तर में है, तो काला सागर दिख रहा है। टर्की एक यूरेशियाई देश है जिसकी सीमाएं जो है 8 देशों, कभी कभी पूछा है कितने देशों के साथ? 8 देशों एवं कितनी सागरों के साथ? तो 8 देशों एवं 4 सागरों, 8 देशों एवं 4 सागरों से लगी हुई है। इसका अधिकांश भाग एशिया में है तथा कुछ भाग यूरोप में स्थित है, इसीलिए इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य सेतु कहा जाता है। इसके उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भी पूछा जा सकता है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो आप नोट कर लीजिए, उत्तर में अगर पूछा है तो काला सागर, दक्षिण में पूछता तो भूमध्य सागर हो जाता।
पश्चिम में अगर पूछता, आप नोट कर लीजिए इसको भी, पश्चिम में भी पूछा है तो मारमरा एवं एजियन सागर ये हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आपसे जैसे पूछेगा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जवाब दे लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। बिल्कुल आपका बी होगा, भूमि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। जबकि नदियां, जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो बताना चाहूँगा, नदियां लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को लवणता नियंत्रक कारक, सैलिनिटी कंट्रोलिंग फैक्टरी भी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पनापा नहर जोड़ती है, पनापा नहर जोड़ती है किसको किसके साथ जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनापा नहर एक कृत्रिम जलयान नहर है जिसे पनापा जलद मरुमध्य को काटकर बनाया गया है। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई, कई बार पूछा हुआ है कि पनापा नहर की कुल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो आप लिख लीजिए इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। ये क्या है? इसकी लंबाई है। अगर आपसे चौड़ाई पूछेगी तो औसत चौड़ाई जो इसकी है वो लंबाई से ज़्यादा है, और कितनी है? लंबाई से कम है, यानी मीटर में है। ये कितनी है? 90 मीटर है। न्यूनतम गहराई अगर आपसे पूछेगा कि कितनी है, गहराई की बात अगर की जाती है तो ये है आपकी 12 मीटर है। पनापा नहर पर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। यह नहर जल पास पद्धति पर आधारित है। कभी कभी पूछा जा सकता है किस पद्धति पर आधारित है, तो यह जल पास पद्धति पर आधारित है। जल पास पद्धति कहने का मतलब वाटर लॉक सिस्टम। किसी नदी अथवा झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास का विशेष गुण इसका स्थिर कक्ष है जिसमें जल स्तर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आइए चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी मॉरिशस। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर की दूरी पर और मेडागास्कर के पूर्व में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी राजधानी है क्या? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पंछी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में प्रसिद्ध भी है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब किसकी बात हो रही है? जापान की बात की जा रही है आपसे। जापान में 4 द्वीपों के बारे में। तो देखिए जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की अगर बात करें तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कहीं कहीं पर शिकोकू है, कहीं कहीं पर शिकाकू है। तो ये इंग्लिश नाम है, आप जैसे आपको उचित लगे उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, शिकोकू तथा क्यूशू, क्या है? क्यूशू है। इनमें से अगर देखा जाए, यानी इसका तो सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। विशालतम द्वीप आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो इसमें से ये आपको होन्शु दिख रहा है। ये क्या है? विशालतम है। विशालतम की बात करेगा तो होन्शु विशालतम है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी तो आप लोग जानते रहिए 230,500 वर्ग किलोमीटर।
यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इन 2,30,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल। अगर आपसे क्षेत्रफल भी पूछेगा तो आप बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम कब होता है, यानी इसमें ऋतु के बारे में पूछा जा रहा है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अर्थ है किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार। हवा के इस दबाव को जिस यंत्र से मापा जाता है उसके बारे में पहले जान जाओ। किसके द्वारा मापा जाता है भैया हवाओं को? बैरोमीटर। आपसे ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता जाता है। एक चीज़ ये भी जानते जाइए, वायु दाब सबसे कम होता है तो भैया देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायु दाब कम होता जाएगा, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में भैया? ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायु दाब जो होता है कम होता है। यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो दबाव कम हो जाता है और जलवाष्प कम होने से दबाव बढ़ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें पर। क्वेश्चन नंबर 19, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए पछुआ पवन आपने सुना होगा, गरजता चालीसा रोअरिंग फोर्टीज पछुआ पवनें होती हैं जो केवल 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके साथ प्रचंड झंझावत भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में आती है। कौन भैया? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में आती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है? कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है? ओजोन का नाम आपने सुना है। ओजोन को कहीं कहीं पे आप देखेंगे O3 ऐसे दे दिया जाएगा। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा, कितना परसेंट? 0.02% में पाई जाती है। यह तीक्ष्ण गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी परत के रूप में सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह परत पृथ्वी की सतह से सामान्यतया कभी कभी पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो 15 से लेकर के 55 किलोमीटर 15 to 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। परंतु इसकी सर्वाधिक सघनता जो होती है, पूछा जाता है कि किस मंडल में पाया जाता है, तो सर्वाधिक सघनता जो होती है वो समताप मंडल, समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यह भी आप जानते हुए चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं 20वें के बाद 21वें क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली का मूल स्थान है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूंगफली का मूल स्थान। बताना चाहूंगा मित्रों, मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। आपसे कभी कभी डायरेक्ट यही पूछा जाए कि कैसा पौधा है, तो मूंगफली कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। पहले तो ये आप जान जाओ, पॉइंट लिख लो। कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। जिसका वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम है आर्किस हाइपोगिया। आर्किस हाइपोगिया है। यह एक तिलहनी फसल है। कैसा फसल है? तो ये भी जान जाइए, तिलहनी फसल है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में
ब्राज़ील एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में मूंगफली का मूल स्थान माना जाता है। 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। कितने? 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। यानी 1 लीटर आप दूध पीने से अच्छा है कि 100 ग्राम आप मूंगफली खा लेंगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो बताओ भैया मूंगफली का मूल स्थान क्या हो जाएगा? अर्थात ऑप्शन बी ब्राज़ील हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए मित्र, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। डोनबास यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिम रूस में स्थित है। यह क्षेत्र डोनेट्स नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह क्या रहा है? पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूगर्भ में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पश्चात पहला स्थान किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु जो है वो है लौह है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड में सबसे ज्यादा निकेल तथा इसके बाद लोहा, आयरन। निकेल को हम Ni से डिनोट करते हैं, लोहा को Fe धातु से डिनोट करते हैं, पाया जाता है। इसीलिए क्रोड को ही निफे, अभी इसके पहले हमने बताया ना निफे, इसीलिए क्रोड को क्या कहा जाता है? निफे। इंग्लिश में ऐसे होता है NIFE, निफे नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता हो गया है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगर आपसे यहाँ पे दूसरी सबसे ज्यादा ना पूछा होता पहली, तो एल्यूमिनियम, दूसरी पूछा इसीलिए क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर भी रुख बदलते हैं, रुख करते हैं। समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? नाम से ही देखिए बहुत कुछ जो है नाम ही आपको बता देता है कि क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? बिल्कुल, समभारी भार यानी दाब, समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सममेघ रेखा, आइसोनेफ लाइन कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा, आइसोबार लाइन कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समवर्षा रेखा, आइसोएट लाइन तथा सागरों एवं महासागरों में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवण रेखा, आइसो लाइन कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में पर। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? किसकी बात कर रहा है? माल्टा अवस्थित है। तो आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। माल्टा एक क्या है? लघु द्वीप है। माल्टा क्या है मित्र? ये आपको बताना चाहूंगा, लघु द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 316 वर्ग किलोमीटर है। 316 वर्ग किलोमीटर है। यह एक यूरोपीय देश है जो इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25वें के बाद क्वेश्चन नंबर 26वां। हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? मिसिसिपी। तो इटास्का एक हिमनद झील है जो इटास्का स्टेट पार्क के आंतरिक भाग में स्थित है। यह पार्क मिनीसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र एवं विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है ये? विश्व की सबसे चौथी नदी, विश्व की सबसे बड़ी में जो है देखेंगे सबसे लंबी
नदियों में इसका स्थान कौथा आता है? चौथा आता है। ओहाया, अरकानस, रेड रिवर, मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनके बारे में भी आप इसी तरीके से जवाब दे लेंगे। आइए 26वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 27वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली के पीसा प्रांत की राजधानी, इटली में है, यानी इटली के पीसा प्रांत की राजधानी पीसा नगर के मध्य भाग में अर्नो नदी के मुहाने पर। कभी कभी पूछा जाता है कौन सी नदी? अर्नो नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। आपसे पूछे कि कौन से सागर में गिरती है, तो यह नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। कौन सी सागर में गिरती है? लिगुरियन सागर में गिरती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया, यानी 27वें क्वेश्चन का सही जवाब सी है। आइए बात करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 28वें पर। समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वह काल्पनिक रेखा जो समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ती है, समोच्च रेखा क्या कहलाती है मित्र? समोच्च रेखा, जिसको कंटूर लाइन भी कहते हैं। इंग्लिश में होता है कंटूर, CONTOUR, कंटूर लाइन। कौन सी लाइन? कंटूर लाइन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें के बाद क्वेश्चन नंबर 29वें पर। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। आपको दिख रहा है बिल्कुल। आधुनिक मानव के पूर्वजों के लाखों वर्ष पुराने अवशेष अफ्रीका महाद्वीप में स्थित महान भ्रंश घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, यानी 29वें का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? देखिए जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, आप बहुत मन लगा के ध्यान से सुनते जाइए। अगर हो सके तो पॉइंट लिखते जाइए। आपको दोबारा से न तो पेन उठाने की ज़रूरत है, न दोबारा से आपको रटने की ज़रूरत है। हर चीज़ें आपके दिमाग में भरती जाएंगी। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बना के ही मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि आपके दिमाग में डायरेक्ट ये वार करे। पढ़ने वाला जो है एक ही बार में समझ जाएगा, दोबारा उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? रास तनुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में। कौन से बंदरगाह की बात आती है? तो सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। 1945 ईस्वी 1945 ईस्वी में शुरू की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है, यानी 30वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31वें पर। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। तो जो फ्रांस का लॉरेन प्रदेश है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना चाहूँगा लौह व इस्पात उद्योग के लिए। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो बेल्जियम, लक्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। इसीलिए यह लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है, यानी क्वेश्चन नंबर 31वें का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32वें पर, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, देखिए समताप मंडल को ही माना जाता है, ऐसा कारण क्या है? बताना चाहूँगा
क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य स्थित समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। इस परत में जलवाष्प अत्यल्प मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। यहाँ देखो लिखा है ना, इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए इसी मंडल में जेट विमान चालक जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम गड़बड़ ही नहीं होगा। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32वें के बाद क्वेश्चन नंबर 33वें पर चलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन सी होगा, क्षोभ मंडल। देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत, पृथ्वी की अगर आपने पढ़ा है तो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये क्या है, सबसे निचली परत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सबसे निचली परत। लिखता चलता हूं, आप भी हमारे साथ लिखते चलिए। सबसे निचली परत कहते हैं। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यही तो लिखा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक विस्तृत है। संवहनीय तरंगों, विक्षोभ व संवहन के कारण इस मंडल को क्रमशः संवहनीय मंडल एवं विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो इसी मंडल में पाया जाता है, क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं इस मंडल में घटित होती हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 34वें पर बदलते हैं, देखते हैं व्यापारिक पौने कहां से चलती हैं। किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि व्यापारिक पौने जो चलती हैं कहां से चलती हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड वाइंड जो होता है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, कहां किधर की तरफ चलती हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, यानी 34वें का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35वें पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जलड मरुमध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है, तो यह किससे जोड़ती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डोवर जलड मरुमध्य। डोवर जलड मरुमध्य ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में स्थित है, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इस जलड मरुमध्य में 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं, जो इंग्लैंड के फोल्क स्टोन एवं फ्रांस के कैलाइस शहर को जोड़ती हैं, यानी 35वें का सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36वें पर चर्चा करते हैं। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, किसकी बात हो रही है, कालीमंतन की। तो कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। कौन से द्वीप का अंग है, बोर्नियो द्वीप का अंग है, जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है। बोर्नियो विश्व का तीसरा एवं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रूनेई देशों में विभक्त है। बोर्नियो के दक्षिण में जावा, पश्चिम में सुमात्रा एवं पूर्व में सुलावेसी द्वीप स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37वें पर। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, देखिए
समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता में वृद्धि का सूचक होता ही है, यानी घनत्व के बढ़ने का मतलब ये होता है कि लवणता में वृद्धि का सूचक, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता अधिक होने से सागर से वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है, यानी 37 का सही जवाब ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है, जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है, बताइए कौन सा होगा। आप बच्चों को हम आशा करते हैं कि पता भी होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक। सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, कौन सी अक्षांश के बीच में भैया, उत्तरी अक्षांशों, उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतरों के मध्य, पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं, गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती रहती हैं, जिसको पुर्तगाली भाषा में सार गैसम कहते हैं। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सार गैसों सागर पड़ा भी है, यानी 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 39वें पर चलते हैं। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो आप बिल्कुल, अब बैकाल झील दिख रहा है। बैकाल झील रूस में अवस्थित, कहाँ पर है पहले तो ये आप जान जाओ, रूस में। रूस में अवस्थित कौन से पानी की झील है, खारे या मीठे, तो ये मीठे पानी की, कौन से पानी की मित्र, मीठे पानी की झील है, जो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, जो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। यह 25 मिलियन वर्ष, कितने मिलियन वर्ष, 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी अधिकतम गहराई 1442 मीटर है और औसतन गहराई जो है वो है 744.4 मीटर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40वें पर क्या कह रहा है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका एवं न्यूजीलैंड। तो इस बिल्कुल सही जवाब है न्यूजीलैंड। दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के मध्य में स्थित है। यह वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी कभी कभी पूछा जाता है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी है आओराकी, आओराकी, या इसी का नाम आपने पढ़ा होगा माउंट कुक। कौन सा कुक, माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3724 मीटर है। कितना है फ्रेंड्स, 3424 मीटर सर्वोच्च चोटी है ये, किसकी, दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला की, यानी इसका भी सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। कैसा रहा यह सेशन, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमने अभी तक प्रश्न देखे। धन्यवाद।